हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसा आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जो क्या 25 दिन 25 मैराथन की जो सीरीज चल रही थी, बहुत ताबड़तोड़ सीरीज थी, ठीक है। तो उसके लगभग हमने डे 1 से लेकर डे 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और यार डे 1 से लेकर जो डे 12 तक था, जो हमारी बुक होती है कौन सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें जितने भी आपके फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर आते हैं उसके सारे के सारे जो लेटेस्ट अपडेटेड, ठीक है, और जो रिलेटेड मतलब कैसे तो जो आने वाले एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये फिर मैंने पैटर्न को बताया था कि वो सारे क्वेश्चन को कैसे मतलब हैंडल करते हैं, एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है, जो प्रीवियस वगैरह, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पर देखे थे। यार आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो आप सभी लोगों का भाई मोस्ट वेलकम कि हमारे चैनल पे आ गए। और जब चैनल पे आ गए तो वीडियो को एक बार क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ज़्यादा क्या करो, आप चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बात सुनिए, अब यहाँ पर देखो, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ कि जो हमारा जो डे हमारा 13 रहेगा, डे हमारा 13 रहेगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी के जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, जितने भी इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर आ रहे हैं, वो सारे चैप्टरों की शुरुआत होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, और मैंने जो आपको डे 12 में उसमें जितने भी हमारे न्यूमेरिकल वगैरह जितने भी क्वेश्चन थे, सारे के सारे मैंने कंसेप्ट वगैरह सारे के सारे क्लियर किए थे, ठीक है। तो अब इसमें हम जो बात करेंगे, ठीक है, इसमें जो हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा जो डे 13 से हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और आज की वीडियो ना बहुत ज़बरदस्त है, क्या करो, आज की वीडियो ना बहुत ज़बरदस्त है। क्यों है? क्योंकि इसको आप लोगों ने थंबनेल पे ही देखा होगा, क्या लिखा होगा कि इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट वन शॉट, क्या करो, वन शॉट। इस वन शॉट के अंदर क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जितने भी क्वेश्चन जो पेपर में आने के चांसेस हैं, ये जो एक्सपेक्टेड है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कवर रहेगा। मतलब आप कह सकते हैं यार पूरा का पूरा चैप्टर ना, पूरा का पूरा चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर, आप बस इस वीडियो को देख लोगे तो फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट है। मैं करो ना यार, बस आप लोग करोगे, पूरा सपोर्ट करो, समर्थन करिए कि आपका जो भाई, ठीक, आपके सर, ठीक है, जो 25 दिन 25 मैराथन की जो सीरीज लॉन्च हुई है ना, उससे यार आपका कह रहा हूँ बहुत भला होने वाला, ठीक है, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। बस इसको 2 से 3 बार आप रिवाइज करें, ठीक है। तो चलो हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, तो अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है, उसके कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। तो हमारा पहला टॉपिक है, देखो बहुत सारा टॉपिक यहाँ पर है, ठीक, और इससे बाहर कहीं नहीं आ रहा क्वेश्चन। पहला टॉपिक कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। देखो अब हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया क्या जाता है, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाऊँगा क्योंकि 25 दिन 25 मैराथन में कंसेप्ट पे बात करेगा, क्या करता है, कंसेप्ट के ऊपर हमें बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि जब हम स्वतंत्र होते 1947 में, तो उस समय हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, हमारी इकोनॉमी थी वो कौन से सिचुएशन में थी, बात सुन आता है, किस कंडीशन में थी। तो हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन थी 4-5 पॉइंटों से एक्सप्लेन होती है। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, गतिहीन अर्थव्यवस्था। देखो अब गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब क्या था, समझना ध्यान से कि गतिहीन, आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर जो अंग्रेजों ने लगभग कितने, पहला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे कि जो गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब क्या था कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक शासन किया था। तो उनके द्वारा हमारे जो भी रिसोर्सेज थे, मतलब कि जो भी उत्पादन के कारक थे, वो पूरी तरह से क्या कर दिए थे, पूरी तरह से उसको तहस नहस कर दिया था, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ पर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन नहीं हो पाता है। इससे हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से क्या होती है, गति अवरुद्ध हो गई थी, मतलब एक तरह से गति मतलब रुक गई थी वहाँ पर, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ पर पिछड़ी अर्थव्यवस्था। अब देखो पिछड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या था, इसमें सिंपल बात है, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन का लेवल नीचे था, उत्पादन कम होता था। उत्पादन कम होने के साथ साथ हमारे यहाँ पर जो कार्य कुशलता की जो क्षमता थी, जो कार्य करने के लोगों की कैपेसिटी थी, वो भी बहुत ज़्यादा लो थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो मतलब इंडिविजुअल इनकम जो प्रति व्यक्ति आई थी, वो सारी की सारी इनकम नीचे थी। जीडीपी हो गया, राष्ट्र, ये सारे का सारा का लेवल क्या था, काफ़ी लो था, जिससे क्या हो गया, हम पूरी तरह से क्या हो गए थे, यहाँ पर पिछड़ गए थे। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है कृषि क्षेत्र का प्रभुत्व। ये देखो हमारे यहाँ पर ये हमारी रीत है, हमारा परंपरा है कि जो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। ये बात कहना एक तरह से सत्य है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको सही मायने में, इसके सही सेंस को अगर आप पकड़ोगे, तो यार हमारे यहाँ पर क्या होता था, पूरा का पूरा जो ना लगभग 75% एग्रीकल्चर होता था, एग्रीकल्चर होता। लेकिन अंग्रेजों ने क्या होता, अभी देखेंगे उन्होंने कैसे कैसे कृषि को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, कैसे कैसे कृषि को उन्होंने खत्म कर दिया था। तो अंग्रेज जो लोग होते थे, ठीक है, तो वो कहने के क्या हमसे खुद भी कृषि करवाते थे, जैसे कि हफीम और नील वगैरह की। तो जिससे क्या हमारी जो जमीन थी पूरी की पूरी, जो उसकी फर्टिलाइजर जो पावर थी, वो क्या कैपेसिटी, वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, वो खत्म हो चुकी थी। तो ये हो गया था चौथा पॉइंट कह रहा है निराशाजनक औद्योगिकरण। अब देखो यहाँ पर हमारा जैसे हम स्वतंत्र हुए, तो उसके दौरान क्या था कि हमारे इंडस्ट्री
इंडस्ट्री वगैरह पूरी खत्म हो चुकी थी। क्या करूँ, हमारी इंडस्ट्री वगैरह पूरी क्या थी, तहस नहस हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी कंपनियाँ वगैरह या बहुत बड़ी मशीनरी जो होता था उसका प्रोडक्शन वगैरह नहीं था, वैसा कोई सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं था यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर जो भी स्पेशली क्या था कि जो उद्योग अगर हम बात करेंगे वो कौन सा था हमारे यहाँ पर, औद्योगिकरण। कौन सा था हमारे यहाँ पर, औद्योगिकरण। क्लियर यहाँ तक। तो इससे क्या देखा गया कि हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो काफ़ी क्या एक तरह से काफ़ी निराशाजनक रहा था। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, अर्थव्यवस्था की विशेषता है। और लास्ट पॉइंट करें कि आयात पर भारी निर्भरता। अब सोचो, देखो लॉजिक पॉइंटों को एक दूसरे से मैच करोगे। आयात पर भारी निर्भरता, अब हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन का लेवल कम है, बाद से यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते। उसमें हमारा मेन होता है कि सिर्फ हम रॉ मटेरियल वगैरह को, कच्चे पदार्थ को उगा सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ होगा। हमारी इकोनॉमी का जो दूसरा सेक्टर होता है, द्वितीयक सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो डिपार्टमेंट, वो हमारे यहाँ पर कम था, भी यहाँ पर निराशाजनक था। तो इसलिए क्या होता था कि हमारे द्वारा, हमारे देश के लोगों द्वारा भारी मात्रा में क्या होता था, विदेशों से क्या होता था, चीज़ों को क्या होता था, आयात किया जाता था, क्या कहते थे, इंपोर्ट किया जाता था। जो भी खाने पीने के सामान होते थे, जैसे अमेरिका वगैरह, श्रीलंका वगैरह से, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, हम इन चीज़ों को क्या कहते हैं, भारी मात्रा में आयात करते थे। तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कुछ इस सिचुएशन में ऐसा था। बात यहाँ तक। दूसरा टॉपिक हमारा क्या कह रहे हैं, देखो दूसरा कह रहे हैं कृषि गतिहीनता के पिछड़ेपन के कारण। अब हमें यहाँ पर समझना है कि मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो आखिर पीछे क्यों रह गया था। क्या करो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कम, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। बात यहाँ तक। देखो कह रहे हैं कृषि गतिहीनता, ठीक, कृषि गतिहीनता के कारण, या फिर आप कह सकते हो ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट भाई। यहाँ से 6 नंबर के पक्के क्वेश्चन, 6 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट चैप्टर के। भाषण यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर के लिए तो आपको ये वन शॉट आपको कंपल्सरी देखना पड़ेगा। देखो कह रहे हैं कि कृषि गतिहीनता, कृषि पिछड़ेपन के क्या कारण थे। तो पहला यहाँ पर हमारा जो पहला कारण था यहाँ पर क्या, भू राजस्व प्रणाली, जिसको हम कहते हैं जमींदारी प्रथा। अब ये देखो अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज लोग आए थे ना, तो हमारे यहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं, एक सिस्टम को बिल्ड किया था, एक सिस्टम को बिल्ड किया था, एक कह सकते हो एक व्यवस्था बनाई थी जिसको क्या नाम, जमींदारी प्रथा। अब इस प्रथा में देखो क्या बात बताई गई थी, जो जमींदारी प्रथा थी इसमें क्या होता कि जो हमारे यहाँ पर जमींदार, किसान और ब्रिटिश सरकार, जमींदार, किसान और ब्रिटिश सरकार, इनके बीच में एक रिलेशन बनाया गया था जिसे क्या नाम दिया गया था, त्रिकोणीय संबंध। क्या कहता है, त्रिकोणीय संबंध स्थापित किया गया था। अब इस सिस्टम के द्वारा हुआ क्या था कि जो अंग्रेजों ने ना, ठीक, अंग्रेजों ने जमींदारों को कुछ यहाँ पर स्वामित्व तो दे दिया, मतलब उनको कुछ पावर दे दी उनके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया कि जो जमींदार होंगे वो भूमि के क्या, स्वामी होंगे। पहला क्या बताया गया था, जमींदार भूमि के स्वामी होंगे। दूसरा, जमींदारों को, ठीक है, जमींदारों को मनचाहा टैक्स वसूलने की पूरी स्वतंत्रता देगी। इसके अलावा जमींदारों को बता देते आप जितना मर्जी टैक्स वसूल, लेकिन हमें एक निश्चित समय पे क्या करोगे, टैक्स दोगे। तो इससे हुआ क्या, देखो जमींदारों के पास पावर ज़्यादा आ गई, तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारे किसानों का, अपने किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा क्या किया, उन्होंने शोषण किया। अब आप मेरे को ये बताइए कि क्या अंग्रेजों ने, नहीं, उन्होंने हमें मतलब अपने लोगों के द्वारा ही क्या करवाया, उन्होंने शोषण करवाया। अब इसका जो भयंकर जो परिणाम निकलता है ना, परिणाम ये निकला कि हमारे जो किसान थे उनका शोषण जो हुआ था उनके अपने लोगों ने ही किया था। तो ये क्या था, परिणाम। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पर जो कृषि हमारे पीछे रही थी, ठीक है, तो दूसरा कह रहे हैं कृषि का व्यापारीकरण। अब देखो अंग्रेजों ने क्या, हम तो व्यापारिक कृषि करते थे, क्या करूँ मैं, हम तो व्यापारिक कृषि करते थे, खाद्यान्न जो फसलें होती है उनको उगाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने हमें फोर्स किया, हमारे ऊपर दबाव डाला कि आप क्या करो, अफीम और नील वगैरह जैसे खेती करोगे। अब इन खेती को करने के लिए ना उन्होंने हमें एक लालच दी, हमारे किसानों को लालच दी कि अगर आप अफीम या फिर आप कह सकते हो नील की खेती करोगे तो हम आपको कुछ पैसा प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके देश की स्थिति, मतलब आपके आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आएगा। तो हमारे किसान भी इस चीज़ को राजी हो गए। लेकिन जब प्रोडक्शन के कुछ समय बाद बीतने के बाद जब उन्हें पता चला कि इससे क्या होगा कि हमारी जो भूमि है, हमारी जो ज़मीन है, उसकी उर्वरकता जो क्षमता होती है लगातार क्या हो गई, खत्म होने लगी। तो इससे हमारा यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि उनके द्वारा क्या कर देगा, हमारे पूरे कृषि क्षेत्र को, मतलब कि जो हमारा कृषि क्षेत्र था उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्लियर यहाँ तक। अगला पॉइंट कह रहा है निर्वाह खेती का दृष्टिकोण। ये सबसे बड़ा कारण था कि हमारे यहाँ पर एक तरह के लोगों का जो आउटलुक कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो जो लोगों का माइंड सेट था ना, वो क्या था, निर्वाह खेती। तो निर्वाह खेती का मतलब क्या होता है, सिर्फ क्या करना, अपने परिवार के लिए खेती करना। निर्वाह खेती का मतलब क्या था, सिर्फ अपने परिवार के लिए खेती करना। मतलब हम अनाज उगाएंगे लेकिन देश के लोगों के लिए नहीं या बेचने के लिए, सिर्फ हम किसके लिए, जिससे हम हमारा परिवार का क्या हो सके, गुजारा बसेरा हो सके, उसी को हम क्या
नाम देते थे निर्वाह खेती का दृष्टिकोण कहा गया। ठीक है, तीसरा जो चौथा पॉइंट आता है आधारिक संरचना में निवेश की कमी। ये बहुत वेरी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का पॉइंट है। कह रहे कि आधारिक संरचना, आधारिक संरचना की बात करोगे तो गाइस यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक दूसरा क्या होता है सामाजिक। क्या करूँ, एक आर्थिक दूसरा क्या होता है सामाजिक। आर्थिक में स्पेशली क्या होता है जैसे कि बैंकिंग, व्यापार, संचार, यातायात, ये सारा सिस्टम हमारे यहाँ पर क्या था काफ़ी लो, और इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता था काफ़ी उसकी जो मात्रा होती थी वो काफ़ी लो होती थी। ठीक है, और दूसरा क्या सामाजिक, हमारे यहाँ पर हेल्थ सेक्टर पूरा डगमगाया हुआ था, हमारे यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर पूरा खत्म होता, और एजुकेशन सेक्टर था भी लेकिन वो कौन सा था, अंग्रेजों का था। ठीक है, और यहाँ पर कैसे होता आवास वगैरह, तो ये सारी समस्या थी, इससे क्या होगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा क्या होगा खत्म हो चुका था। ठीक है, और लास्ट पॉइंट करें कि छोटे खंडित जोते। अब देखो यहाँ पर कि जो भी हमारे यहाँ पर क्या खेत वगैरह होते थे, सबसे पहले क्या होते थे वो छोटे होते थे। क्या होते हैं छोटे। अब जब छोटे खेत होंगे तो उसमें सोचो हम बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ थ्रेसर या हार्वेस्टर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही कह रहा हूँ कि पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पर जब छोटे होते थे, लेकिन छोटे होने के साथ साथ वो कई टुकड़ों में क्या होती थी, डिवाइड होती थी। कई टुकड़ों में क्या होती थी, वो डिवाइड होती थी। समझ में आ रहा। अब देखिए ये हमने दो टॉपिक देख लिया। ठीक, अब हमारा तीसरा टॉपिक कह रहे हैं यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 नंबर का, भारतीय हस्तकला के पतन। हस्तकला का मतलब यहाँ पर कभी ऐसा कह सकता है कि जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर था उसके बारे में आप बताओ औद्योगिक क्षेत्र की कंडीशन क्या थी। हस्तकला या औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं, दोनों सेम है। कह रहे देखो क्वेश्चन सिंपल कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्री सेक्टर था ना उसको पतन कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या कहता भाई, कह रहा है ब्रिटिश राज में विभेदमूलक टटका नीति। ये अंग्रेजों ने बहुत भाई बहुत सातिर थे, वो लोग जो गोरिल्ले लोग थे वो बहुत सातिर थे, उन्होंने एक बहुत खतरनाक पॉलिसी अपनाई थी। पॉलिसी क्या थी, ब्रिटिश राज में विभेदमूलक टटका नीति। उन्होंने सिंपल से कह दिया था कि आपके यहाँ से हम कच्चा माल लाएंगे, ठीक, आपके यहाँ से कच्चा माल लाएंगे, हम उसको टैक्स नहीं देंगे, बात समझ आता है। लेकिन जब आप हमारे यहाँ, और हम क्या करेंगे कि कच्चा माल लाएंगे, हम आपसे टैक्स वगैरह नहीं देंगे आपको, और जब आप क्या करोगे हमारे यहाँ से सामान अगर खरीदोगे और अपने यहाँ से हम सामान को मैन्युफैक्चर करके आपके यहाँ पर लाएंगे तो हम आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देंगे। आप सोचो कच्चा माल सस्ता होता है कि मैन्युफैक्चर वाला, तो क्या होता था कच्चा माल, वो सस्ते में हमारे यहाँ से चीज़ों को उठा के ले जाते थे, अपने यहाँ पर क्या करते थे उसको मैन्युफैक्चर करते थे, उसका निर्माण करते थे, और निर्माण करने के बाद लाके हमारे यहाँ पर महंगी कीमतों पर क्या होते थे, बेचते थे। इससे धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट होते थे, हमारी जो खुद की वो हस्तकला की जो चीज़ें होती थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई, उसकी डिमांड पूरी तरह से क्या हो गई भाई, खत्म हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं उनकी खतरनाक नीति थी। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि राज दरबारों का लोप। अब देखो राज दरबारों का लोप को कैसे पॉइंट ऐड करना है यार। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल ताबड़तोड़ करिए, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। बात सुनिए यहाँ तक। देखो कह रहे राज दरबारों का लोप। अब आप ही सोचो हमारे यहाँ पर क्या इससे पहले अंग्रेजों से पहले अगर 1600 से पहले मान लो 1600 से पहले हमारे पर राजा महाराजाओं का शासन नहीं होता, बहुत सारे राजा महाराजा शासन कर गए थे, लेकिन क्या किसी ने अंग्रेजों की तरह सोचा था क्या? नहीं। रीजन क्या था? क्योंकि उनकी एक स्ट्रैटेजी अलग थी। अब यहाँ पर देखो राज दरबार राजा वगैरह हमारे यहाँ पर हुआ करते ना, तो जहाँ पर वो रहते थे उनके जो महल वगैरह ना, तो उसमें आपने देखा बहुत बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन होते थे, बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ वगैरह की आती ना, तो वो सारी जो चीज़ें उनके जो महल होते हैं ना वो हमारे क्या होती है हस्तकला को बचा के रखती थी, क्योंकि हमारा हाथों से जो हमारा हस्त निर्मित जो उद्योग था इसी से रिलेटेड था, तो उनके महल वगैरह क्या होते थे वो हमारे को बचा के रखते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अंग्रेजों ने एंट्री मारी, और एंट्री मारने से क्या हुआ कि उन्होंने राजाओं को हराया, राजाओं को मारा, और मारने के बाद क्या होता था उनके जो महल वगैरह होते थे उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए, उनको नष्ट कर दिए, जिससे क्या हो गया हमारी हस्तकला का भाई क्या हो गया पतन हो गया। बात सुनिए यहाँ तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर में बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कह रहा मशीनी निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता। अब सोचो यहाँ पर हमारा क्या होता हाथ से चीज़ें बनी होती थी और वहाँ पर क्या मशीन से। अब सिंपल बात है, अगर हम बात करें आप ही लोग सोचो, आप लोग भी घर में जो हमारी ठीक मम्मी वगैरह फिर हमारी जो सिस्टर वगैरह होती है, ठीक है, तो आपने देखा पहले वो ऊन वगैरह से तिल्ली वगैरह से लिख जो तिल्ली वगैरह से होते स्वेटर वगैरह बुनती थी, तो क्या अब पहले लोग बहुत उसको प्रेफर करते थे। लेकिन जब से क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर मार्केट में नए नए ब्रांड के मतलब स्वेटर वगैरह आना शुरू हो गए, जैसे आपने देखा अलग अलग मतलब टैटू वगैरह बने होते हैं, फिर लिखा होता है कि हाँ अपना टाइम आएगा ऐसे, या फिर लिखा होता है कि बुलाने का मगर जाने का नहीं, ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक, ऐसे बहुत टाइटल वगैरह आने लगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा प्रेफर लगती है, और उसमें क्या होता था क्वालिटी वगैरह अच्छी हो गई, तो हमने क्या कर दिया जो स्वेटर जो मम्मी वगैरह बनाती थी उसको पहनना हमने क्या कर दिया छोड़ दिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने मशीन से निर्मित करके सामान को लाते थे, और हमारा कॉम्पिटिशन किसके साथ करवा दिया उन्होंने हमारे हाथ से चीज़ों को, तो ज़्यादा क्वालिटी किस में आती थी मशीनों में, तो इससे क्या कर दिया गया
हमने उनकी वस्तुओं को खरीदना ज़्यादा शुरू कर दिया, अपनी वस्तुओं को खरीदना कम कर दिया। इससे हमारी जो हस्तकला चीज़ें होती थी लगातार क्या हो गई, वो एक तरह से समाप्त होने के पॉइंट पे चली जाती है। कह रहा मांग का नया स्वरूप, यहाँ देखो ये पॉइंट कह रहा भाई मांग का नया स्वरूप। अब यहाँ पर ये होगा कि हम पूरी तरह से क्या हुआ, इस वाले पॉइंट में हम पूरी तरह से क्या हो गए, जो वेस्टर्न कल्चर था, मतलब जो पश्चिमीकरण की जो संस्कृति थी, हम पूरी उससे क्या टच हो गए थे, मतलब उसको हमने उसके टच में आ गए थे। तो इससे क्या हुआ कि हमने उनकी चीज़ों की प्राथमिकता देने लगी और हम अपनी चीज़ों के विरोध में क्या हो गया, बोलना शुरू कर दिए। तो इससे क्या होगा, जब सोचो हम अपनी चीज़ों के खिलाफ बोलेंगे तो हमारी चीज़ों की मांग बढ़ेगी घटेगी, आप भी सर मांग बिल्कुल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे हमारे क्या होगा, हस्तकला पूरी तरह से क्या खत्म होगी। और लास्ट जो पॉइंट आता भाई, रेलवे का आगमन। अब आप ही मेरे को बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो रेलवे थी अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया में कब और कहां से कहां तक चलाई गई थी। ये लोग आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा कमेंट में, ठीक है पास्टर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर फिर कह रहे कि रेलवे का आगमन आप ही सोचो, अंग्रेजों ने जो रेलवे बनाई थी ना, वो हमारे लिए नहीं, वो चाहते थे कि उनके द्वारा जो भी मशीनरी, जो प्रोडक्ट होता है, वो हमारे इंडिया के हर एक घर के कोने कोने में पहुंचे। तो इस पर्पज से इन्होंने, इस पॉइंट से उन्होंने क्या रेलवे यहाँ पर क्या स्टैब्लिश की थी। बात सुनिए यहाँ तक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आता है कि रेलवे की भारत में सबसे पहले स्थापना कब और कहाँ से की गई थी। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर आप वहाँ पर कमेंट करोगे, ठीक है। तो वो जो रेलवे था ना, उनका मेन उद्देश्य था कि वो हमारे लिए नहीं, वो अपने लिए करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या था कि प्रोडक्ट को हर एक हिस्से में क्या कर देना, देश के पहुँचा देना, जिससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी, हमारा प्रोडक्ट वैसे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या करें, 3 टॉपिक, मतलब 2 टॉपिक हमारे 1, 2 और 3 टॉपिक कवर हो गए, ठीक है। चौथा टॉपिक हमारा क्या करें, चैप्टर का जनांकीय रूपरेखा क्या होती है, कह रहे जनांकीय डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था। मतलब कि जब हम आज़ाद होते तो उस समय हमारा जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल वो कैसा था। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर, कह रहे हैं जन्म दर तथा मृत्यु दर। देखो जब हम स्वतंत्रता के दौरान अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या थी, जो जन्म दर और ये जो मृत्यु दर थी ना, सिंपल ही बात है। यहाँ पर जन्म दर मृत्यु दर का मतलब कि जो लोग एक साल में जो इनकी डेथ होती है, ठीक है, तो उस समय लगभग ना हमारे यहाँ पर लगभग 40 से मतलब 35 से लेके ना 35% से लेके, ठीक है, 40% तक की देखी गई थी, ऐसा करके लोग, मतलब कि यहाँ पर मृत्यु दर क्या ज़्यादा होती थी और जन्म दर क्या होती थी, कम होती थी। बात सुनिए यहाँ तक। तो उसी को क्या नाम दिया था, जन्म दर। अब यहाँ पर कह शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या था। देखो शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता था, 1 वर्ष से कम, ठीक है, 1 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, मान लो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपना क्या होता है फर्स्ट बर्थडे, कह रहा हूँ फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था, उससे पहले क्या होता था, डेथ कर जाता था, तो उसको क्या कहा गया था, शिशु मृत्यु दर। क्या कहा गया था, शिशु मृत्यु दर। अगर हम बात करेंगे उस समय के दौरान, तो यहाँ पर क्या था ना, अगर हमारे यहाँ पर 1000 बच्चे का जन्म होता था, क्या कह रहा हूँ, ठीक है, 1000 बच्चे का जन्म होता था, तो वहाँ पर प्रति 1000 की बात करें 218 बच्चे क्या हो जाते थे, डेथ कर जाते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन क्या थी कि अगर 1000 बच्चे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जन्म ले रहे, बर्थ हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ 33 बच्चे मरते हैं। अब आप लोग मेरे को बताओ ऐसा क्यों होता, कोई इसके 2 पॉइंट बताओ, क्या करो, इसके कोई 2 पॉइंट बताओ ऐसा क्यों होता था। देखो यार ऐसा सिंपल सा सीधा सा इसलिए होता था क्योंकि उस समय आपने देखा होगा ना कि ज़्यादा जो फैसिलिटी वगैरह नहीं थी, मतलब कि जब बच्चों की डिलीवरी होती थी तो वहाँ पर ज़्यादा सुख सुविधा वगैरह क्या होती थी, नहीं होती थी। आपने देखा जब मान लो कोई बच्चे का जन्म होता था तो वहाँ पर जो दाई वगैरह होती थी, तो मेन जो डिलीवरी का काम होता था वो उसके अंडर में आता था। बात सब यहाँ तक वैसा चलता था। लेकिन आज के समय अगर हम बात करेंगे कि अगर मान लो कोई महिला है, ठीक है, मान लो कोई महिला है, अगर वो डिलीवरी मतलब डिलीवरी का केस है, तो वहाँ पर आपने देखा हॉस्पिटल जाना कंपलसरी होता है और हॉस्पिटल में एक अच्छी फैसिलिटी के साथ सारे के सारे जो वहाँ पर मतलब उपकरण होते हैं, ये सारे के सारे जो सुख सुविधा के साथ वहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत सुविधाजनक तरीके से बच्चे की डिलीवरी की जाती है। तो इससे क्या होता है, जो डेथ का रेट है ना, डेथ जो रेशियो है वो क्या होता है, यहाँ पर कम था। बात सुनिए यहाँ तक। अगला पॉइंट कह रहा है कि जीवन प्रत्याशा। देखो जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है, एवरेज लोग कितना जीते थे, मतलब उस समय अंग्रेजों, अब देखो एवरेज लोग कैसे मतलब कितना जीते थे, तो यहाँ पर रीज़न ये होता था क्योंकि उस समय जो होता था ना, लोग जो डेथ कर जाते जैसे कि मतलब कोई भयंकर बीमारी के शिकार हो जाते थे, मतलब जैसे चिकन पॉक्स वगैरह कह सकते हो, हैजा वगैरह, टैप्टिस वगैरह ऐसा करके, ठीक है, तो अलग अलग जो बीमारी उनके लिए कोई मतलब बेहतर उपचार वगैरह नहीं होते थे इसलिए, ठीक है। लेकिन आज के समय क्या होता था यहाँ पर कि हर एक प्रकार के कोई भी आपको आसपास में डिस्पेंसरी वगैरह होता है, या फिर आपने देखा कि आपको हॉस्पिटल वगैरह आपको बंगाली वगैरह ये सारे मिल जाए। और इसके अलावा छोड़े यार, हमारा सिस्टम क्या होता है, अगर आपको हल्का कभी होता ना, आपने इस चीज़ को नोटिस भी ऑब्जर्व किया होगा कि मान लो घर में फैमिली में अगर कोई भी है, उसके हल्का पैर में दर्द हो रहा है या फिर सर दर्द हो रहा है, तो पैरासीटामोल क्या होता है, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, घर में ही ले लेता है। मतलब इतनी हाई लेवल की क्या फैसिलिटी हो चुकी है, ठीक है।
तो जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करेंगे ना, तो उस समय क्या होती थी, तो उस समय पहले यहाँ पर क्या होती थी, वो जीवन प्रत्याशा कितनी थी, 32 वर्ष थी। कितनी, सिर्फ 32 वर्ष थी। लेकिन अब इसको करके इसको बता दिया गया, इसको 69 बता दिया गया एवरेज, कि लोग इतना एवरेज जी सकते हैं। ठीक है। और चौथा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका यहाँ पर लिटरेसी रेट, जिसको साक्षरता दर कहते हैं। देखो साक्षरता दर का मतलब क्या होता था कि जो लोग पढ़ लिख सकते थे उन्हें क्या साक्षर कहा जाता था। ठीक है। तो अगर हम उस समय की बात करेंगे ना, अंग्रेजों के टाइम की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, सिर्फ कितना था, 16%। कितना था, 16%। और ये 16% में से ना सिर्फ क्या होते थे कि जो 7% क्या आते थे, ये हमारे देश की क्या होती थी, जो सिर्फ फीमेल लोग होती थी। अब देखो फीमेल का रेशियो इतना कम क्यों था, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट आपको ऐड कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा ना कि रूढ़िवादी विचारधारा। रूढ़िवादी का मतलब आपने इस चीज़ को ही सुना होगा, ठीक है, कि पहले लोग क्या होते थे, महिलाओं को पढ़ने नहीं देते थे। ऐसा भी कहा जाता था कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, पागल वगैरह हो जाएंगी। या फिर इसके अलावा क्या होते थे, इसके अलावा जैसे लोग कहते हैं ना कि महिलाओं को हमेशा क्या पुरुषों के नीचे से दब के रहना चाहिए। देखो लेकिन ये बात आज के समय में नहीं है। आज क्या होता है कि हमारे देश की जो हमारी महिला है, ठीक है, मतलब हमारी बहन वगैरह कह सकते हैं, जो भी हमारे घर में, ठीक है, तो वो सारी महिला आज के समय में हमारे देश की महिला पुरुषों से कहीं आगे निकल रही है। आपने देखा पुरुषों से कहीं आगे। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही, हर एक डिपार्टमेंट में जा रही है। ठीक, तो यार हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए क्या बहुत एक कैसा, तो बहुत एक खुशी की बात है कि हमारी महिला क्या हो रही है, बहुत आगे जा रही है। जो पुरानी चीज़ें, विचारधारा होती है ना, उसको तोड़कर क्या हो रही है, आगे निकल रही है। यार ऐसा होना ना बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए, हमारी देश दुनिया के लिए एक मैसेज होगा कि हाँ इंडिया की महिला भी कुछ कर सकती है। बात सर यहाँ तक। तो ये क्या था हमारा यहाँ पर साक्षरता दर था। ठीक है। हमारा जो यहाँ पर लास्ट टॉपिक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भारत में ब्रिटिश सरकार के, मतलब भारत में ब्रिटिश के सकारात्मक प्रभाव। अभी तक हमने देखा ही, चलो ठीक है, अंग्रेजों ने शासन किया, ये चीज़। तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या भारत में ब्रिटिश सरकार ने मतलब हमें पूरी तरह से बर्बाद किया, तहस नहस किया, हमारी इकॉनमी को बहुत मतलब बुरी तरह से क्या तबाह कर दिया, लेकिन उसके होने के बावजूद भी क्या कुछ उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पड़े हैं। बात से यहाँ तक। तो वो हमारे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यार आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, कितने, 6 मार्क्स के। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार के सकारात्मक प्रभाव, क्या कह रहे हैं, सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है। तो पहला क्या था भाई, कृषि क्षेत्र का व्यापारीकरण। अगर यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी कमी मत करिए, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है कंटेंट पर काम करके, उसके लिए फिर आपको बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करना। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यार आप लोगों को यहाँ पर बस आप लोगों से यार सपोर्ट चाहिए था कि बस आप लोग क्या करो, चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या शेयर कर दो। अब देखो आपके एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो उसमें से यार 25 दिन 25 मैराथन का आप लोग रोल प्ले बहुत। आप लोग जब एग्जाम देगा ना कहोगे सर इसका हमारे एग्जाम में बहुत फ़ायदेमंद रहा था। ठीक है। और मैं भी शायद हमारा जो फाइनल एग्जाम भी होगा ना उसके लिए भी आप लोगों की बहुत कुछ चीज़ें स्पेशल रहेंगी, वो चीज़ें अभी से चल रही होंगी। ठीक है। तो बस यहाँ पर आप लोग सपोर्ट करो, बाकी कंटेंट के ऊपर काम करने की जिम्मेदारी यार आप लोग मेरे पे छोड़ दो बस। और लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ये लोग आप संभाल लो। ठीक है। चलिए देखो पहला करें यहाँ पर कृषि क्षेत्र का व्यापारीकरण। अब देखो अंग्रेजों ने, चलो ठीक है, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह को बर्बाद किया, एक बात समझ में आती है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे को जो एक सीख मिलती है ना कि पहले हम लोग कौन सी खेती करते थे भाई, पहले हम निर्वाह खेती करते, लेकिन वो लोग हमें सिखा कर चले गए ना कि अब निर्वाह खेती से नहीं, मतलब खेती करके हम पैसे को कैसे कमा सकते हैं। बस यहाँ तक। तो उसी को क्या कर दिया गया, उन्होंने हमें ये बता कि इससे हमें क्या सकारात्मक पड़ा कि कृषि क्षेत्र का व्यापारीकरण, कि उनके द्वारा क्या कर दिया गया, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था हमें मतलब उन्होंने क्या कहा कि हमें सिखा गया कि जो आप यहाँ पर कृषि करते हो तो उसी से ही आप क्या कर सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो। पहला पॉइंट था। ठीक है। दूसरा कह रहे कि अकाल पर नियंत्रण। ठीक है। तो आप लोगों के लिए पहले क्वेश्चन बताओ, भारत में सबसे भयंकर पहली बार अकाल कब पड़ा था? आप लोग कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा कमेंट करेगा जो वीडियो देख रहा है। ठीक है। कह रहे कि अकाल पर नियंत्रण। तो अकाल पर नियंत्रण का मतलब देखो क्या आता भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें अंग्रेजों से पहले नहीं आते तो भारत में बहुत सारे खाने वगैरह की बहुत दिक्कतें होती थी, अकाल वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ते थे, और लोगों की जो डेथ का जो रेट होता है ना बहुत तगड़ा जाता था, ऐसा केसेस थे। लेकिन जब से अंग्रेज लोग आए, हमें उन्होंने चीज़ों को सिखाया, तो उसके बाद से ना आज तक का रिकॉर्ड है, भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा। तो ये कहने की क्या आती है, हमारे लिए एक पॉजिटिव मैसेज था। ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर। अब देखो रोजगार के अवसर क्या था, सिंपल है, पहला हम किसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर
ठीक है, वही हमारा सब कुछ होता था। लेकिन जब अंग्रेज लोग यहाँ से गए तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि इसके अलावा भी हमारे पास पैसे कमाने के सोर्स है। तो जैसे आपने देखा पशुपालन वगैरह हो गया, मत्स्य पालन वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसके अलावा जो छोटे मोटे लघु उद्योग वगैरह या रंगाई वगैरह का काम, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास एक नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई रोजगार के सोर्स के रूप में, ठीक है। और चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या है, विनिमय की मौद्रिक प्रणाली। पहला क्या होता था, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। मीन्स वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या प्रचलन होता था, क्या करो, वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या भाई प्रचलन होता था, ठीक है। लेकिन अब अंग्रेज लोग हमें यहाँ पर सिखा गए, हमने जब पैसा कमाना यहाँ पर सीख ही लिया, ठीक है, पैसा कमाना हमने सीख लिया, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई वस्तु प्रणाली को आप किस में कन्वर्ट कर दें, उन्होंने मौद्रिक प्रणाली में, कि अब जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी हमारे लेन देन होंगे, हम वो किसके माध्यम से करेंगे भाई, वो पैसे के माध्यम से करेंगे। तो ये बात भी हमें लोग सिखा गए, कौन, अंग्रेज लोग चले गए सिखा के, ठीक है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है हिल स्टेशनों का निर्माण। अब देखो यार, जो यहाँ पर अंग्रेज लोग आए थे ना, वो स्पेशली कहाँ थे, यूरोपियन कंट्री थे। और यूरोपियन जो कंट्री होती थी ना, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता था ना, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता था काफ़ी कूल होता था, काफ़ी क्या होता था, कूल, काफ़ी ठंडा होता था, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर जब हमारे यहाँ पर आते ना, तो जब भी मान लो हमारे यहाँ पर साउथ में, ठीक, या ईस्ट वेस्ट में अगर जाते थे ना, तो वहाँ पर वो अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी, अब जैसे आपने देखा होगा मई जून जुलाई का महीना क्या बहुत हीटेबल होता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या हुआ ना, अपनी सुविधा के लिए क्या कर दिया कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया होता था, क्या करो, जो नॉर्थ इंडिया होता है, जैसे आप कह सकते हो, आपने सुना होगा जैसे कि मसूरी हो गया, शिमला हो गया, हिमाचल वगैरह ना, यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्या कर दिए, हिल स्टेशन का निर्माण कर दिए। और वही हिल स्टेशन क्या होते हैं, आज हमारे क्या हो गए, टूरिज्म के प्लेस बन गए, टूरिज्म का प्लेस, जहाँ पर हमारे इंडिया गवर्नमेंट को बहुत अच्छा क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यार ये पूरे का पूरा क्या था, हमारा इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट और बहुत धाकड़ है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में वीडियो का ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो और चैनल को करो सब्सक्राइब करो। तो गाइज अब हम मिलेंगे वहां पर, जो हमारा डे रहेगा 12, और इस चैप्टर के ना जितने भी अपडेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे ना, वो आएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन वहां पर एमसीक्यू वगैरह रहेंगे। सो यार आप सभी लोगों के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।